लास्ट टाइम हम कर रहे थे, हाँ जी, हेडले एंड फेरल मॉडल किया था। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए जो बच्चे नए आए हैं। थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगी जो जो हमने पढ़ा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे सारे इतने बच्चे हैं, बाकी कहाँ हैं आज? यही है बाकी, वो कहाँ है? मोनिका, क्या नाम है, कनिका और अच्छा तुम लोग गए थे पूछ के? ठीक है, कशिश नहीं आई है भाई। कशिश क्यों नहीं आ पा रही है क्लासेस करने? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा विंड के बारे में और एयर के बारे में कि हवा और विंड को क्या बोलते हैं? जलवायु। क्या बोलते हैं फिर? हवा। क्या बोलते हैं इसको? पवन। पवन पवन है ना। विंड और हवा में क्या डिफरेंस है? यानी एयर और विंड में, विंड यानी पवन, एयर यानी हवा, इसमें क्या डिफरेंस है बताएंगे कनिका। कनिका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर? क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, जल्दी रिवाइज करना है फटाफट से ताकि आगे बताऊं मैं आपको। तुम अनुभव, अनुभव जल्दी बताएंगे प्लीज। हाँ जी, और हवा रुक रही है। बस जो उस दिन बोला था वही आज भी बोल रहा है। आप बताओ बेटा मोनिका, डिफरेंस बताओ। उर्मिला, डिफरेंस बताओ, व्हाट इज विंड एंड व्हाट इज एयर? एयर तो देखो मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का मिक्सचर। ठीक है, यानी बड़ी सारी गैसेस का आपस में मिक्सचर। ठीक है, और हवा जैसे अभी जो है वो क्या है? ये हवा है, एयर है ना। यहाँ कहीं खिड़कियां दरवाजे होते हैं, मैं इसको खोल देती हूँ और वो हवा मूव करने लग जाती है, तो वो क्या है? विंड। समझ रहे हो? मूविंग एयर इज विंड, मूविंग एयर इज विंड, यानी हवा जब चलती है तो उसे विंड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये चलती क्यों है? एक जगह से दूसरी जगह विंड ट्रेवल क्यों करती है? तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? दोनों को क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ आया बेटा? बेटा आपका नाम क्या है? मीना और संदीप। संदीप और मीना, आप ही के लिए ये दोबारा से मैं एक बार बता रही हूँ ताकि आपको आगे का कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो एयर समझ आ गया आपको। हवा यानी कि अभी हवा है और मैं कहीं दरवाजा खोल दूं, खिड़कियां खोल दूं और वहां से जब हवा का प्रेशर आएगा, मतलब एयर जब मूव करने लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? विंड। ठीक है, अब ये विंड मूव करती क्यों है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, है ना, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो यहाँ प्रेशर जा रहा है इस वाले एरिया पे। इस पे प्रेशर बना रही हूँ मैं कि नहीं बना रही हूँ? मेरा प्रेशर है ना, मेरे बाहर का प्रेशर है इस पे। जैसे आपके ऊपर भी प्रेशर है, किसका? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का प्रेशर है, जिसके कारण जहां मैं प्रेशर बना रही हूं, है ना, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा। वैसे ही हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा के, अभी तुम ही लोगों को याद किया जा रहा था, कहाँ रहते हो आप लोग? यार ये हैंग हो गया। यानी कुछ जगहों पे हवा का प्रेशर ज्यादा रहेगा, यानी हवा के मॉलिक्यूल्स कई जगह ज्यादा होंगे, और कुछ जगह पे हवा का प्रेशर कम रहेगा। लो, ये चल ही नहीं रहा है भाई, अब इसका यही बंद हो गया करना। रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? पीछे से? समझे? कुछ जगह पे हवा का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, हाई प्रेशर, और कुछ जगह पे हवा का प्रेशर क्या होता है? लो, कम होता है। क्यों होता है? कई जगह पे हवा पे ज्यादा दबाव होता है, कई जगह पे हवा पे कम दबाव होता है। कैसे होता है वो मैं बताती हूँ, जरा ऑन होने दो इसको। हाँ, आप वैसे कर सकते हो, वैसे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, है ना। कि अभी टाइम ले रहा है। हाँ, अब चल पड़ेगा शायद। हाँ, चल पड़ा। जैसे मान लो किसी, ये कोई जगह है, जगह ए, और ये कोई जगह है, जगह बी।
ए जगह पे सूरज की काफ़ी किरणें पड़ती है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और ये वो जगह है जहाँ पे सूरज की कुछ ही किरणें देखने को मिलती हैं, 2 या 3 घंटे या 1 घंटे, उसके बाद यहाँ पे ठंडी ठंड है, यानी ये गर्म इलाका, ये ठंडा इलाका। तो जहाँ पे ये गर्म इलाका है ना, यहाँ की जो एयर होगी, यहाँ का जो एयर होगी वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। जो गर्म इलाका है यहाँ की एयर क्या कर जाएगी, जल्दी जाओ जी जल्दी, दांत में जीभ लगाता हुआ आ रहा है, अभी फंसा है खाना दांत में, बाद में खा लेंगे। तो इतनी देर क्या कर रहे थे? अच्छा, और ये चलो ठीक है यार, कई बार खाना वाना कर, जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो। अरे पागल, ये बैठने वाला नहीं है। ये सब पहले कर लिया करो। देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एयर के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, हवा के अंदर जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्या बोलते हैं हिंदी में, कण, है ना, और उसको परमाणु, एटम को परमाणु, है ना। तो इसमें ज्यादा कण है, मतलब हवा के ज्यादा कण है, होगा क्या, ज्यादा गर्मी के कारण ये एयर पार्सल जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ की, यानी कि यहाँ पे बस कुछ ही एयर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, समझे मेरी बात, ठीक है। गर्मी के कारण कन्वेक्शनली राइज कर गए और कहीं ऊपर चले गए, ये कहीं ऊपर चले गए, यहाँ बस 2-3 ही रह गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ठंड, ठंड यानी कि ज्यादा प्रेशर, हवा पे ज्यादा प्रेशर होगा, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे आपके एयर के। इस वाली जगह की एयर को, इसका उर्मिला को हंसी क्यों आ रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्या हो रहा है तुझे, कुछ हुआ है? फिर अब मेरे को तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे, ठीक है, पढ़ा लेने दो मुझे। तो यहाँ पे हवा के ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर जो है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे हवा का प्रेशर ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर। समझे आप मेरी बात, यानी कि जहाँ पे आपको समझ आ गया कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनता है, समझ आ गया। मान लो यहाँ गर्मी थी तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, मान लो यहाँ ठंड थी, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, ठीक है। तो होता क्या, हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो है हाई प्रेशर से हवा जाती है, समझ रहे हो। जहाँ पे हवा के प्रेशर की कमी है, हवा की कमी है, वहां से जहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, वहां से हवा ट्रेवल करके कहाँ जाती है, और इसी को हम विंड बोल देते हैं, समझे। यही तो समझाया मैंने आपको कि विंड यानी मूविंग एयर, विंड यानी मूविंग एयर, यानी कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर तक हवा ट्रेवल करती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, विंड। समझ गए, विंड समझ आ गया। अब ऐसे ही जो सिस्टम है ना, ये हवा का मूव करने वाला सिस्टम जो है आपकी पूरी पृथ्वी पे देखा जाता है, समझ रहे हो। तो आज मे बी नेट चल रहा होगा, तो आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। आज के टॉपिक का नाम तो वही है, फेरल एंड हेडले सेल, वही है। क्योंकि पिछले मुझे थोड़ा सा पीछे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चे आए हैं फिर इनको समझ ही नहीं आएगा जो मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। देखो ये बड़े ही स्लो समझाए गए कंसेप्ट हैं इनको, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो पूरे पिछले कंसेप्ट समझाऊँ, तो आपको मैं बता दूंगी कि आपने कहाँ से वीडियोज़ देखनी है। मेरी ही वीडियोज़ हैं, कहीं डाली गई है, वहाँ पर मैं बता दूंगी आपको वहाँ का, तो आपने वो कर लेना है, ठीक है। जो मैं उस दिन दिखाना चाह रही थी, खुल जा भाई। आगे जेट स्ट्रीम्स, मॉनसून्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब आपको इसी के कंसेप्ट पे समझ आएगी, इसलिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। देखो इतना आपको पता है कि पृथ्वी को बांटा जाता है ना, लैटिट्यूड्स में। मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं आप लोगों को पता है। लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर रेखाएं पता है बेटा आपको, थोड़ी बहुत पता है, आपको पता है सीमा जी, नहीं पता। देखो मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है गोलू नाम का, ठीक है,
ऐसे आप देखते हो ना ये मैप देखते हो, मैप है ना, मान लो मैं रहती हूँ यहाँ पे और गोलू रहता है यहाँ पे। अब गोलू से मिलने जाना है मुझे, ठीक है, लेकिन अब गोलू का पता कैसे करूँ मैं? तो गोलू ने कहा मैं वहाँ रहता हूँ, अब वहाँ मतलब कहाँ, है ना? तो क्या करना पड़ा मुझे कि इसकी, अब मैं गोलू को बड़ा पसंद करती हूँ ठीक है, तो गोलू के पास पहुँचना है, तो क्या करूँगी मैं? पहले ऐसे लाइनें खींचूंगी, ऐसी, ठीक है, मैं हूँ यहाँ और गोलू है यहाँ, ठीक है। तो गोलू से मिलने जाना है। अब गोलू ने कहा, मैंने इन लाइनों को नाम दे दिए कुछ, ठीक है, इन लाइनों को मैंने नाम दे दिए A1, अच्छा ये तो वो है, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, A5, A6, A7, मतलब इतनी लाइनें लगा दी मैंने, यानी कि एक ऊपर भी है, ठीक है। तो गोलू ने कहा मैं हूँ A1 में, आ जा मुझसे मिलने, ठीक है। जब मैं मिलने गई ना गोलू से, कहाँ से? A4 से उठ के, तो मैं A1 में चली गई। अब A1 में यहाँ भी गोलू रह रहा है, एक गोलू कोई यहाँ भी रह रहा है। अब गोलू नाम एक ही बंदे का थोड़ी हो सकता है, पूरी दुनिया में कितनों का हो सकता है ना। और इसी लाइन में 4 बंदे गोलू नाम के निकल आए। अब मैं कैसे पहचानूं वो वाला गोलू कौन है? क्योंकि ये पूरी धरती है, यानी कि ये इस तरीके से बनाया गया है आपका, यानी ये जो पृथ्वी है ना, इसको अगर ऐसे खोल दो तो ये उस तरीके से बनाया है। ये आपको मैप पता है ना, मैप क्या होता है ये, ठीक है। तो गोलू यहाँ था और मैं कहाँ, यहाँ थी, है ना। गोलू ने बताया कि यहाँ हूँ मैं, अब गोलू से मिलने जाना है मुझे। तो 4-5 गोलू यहाँ पे मिल गए मुझे। अब मेरा वाला गोलू मिल नहीं रहा है जिसको मैं ढूंढने आई थी, तो एक और काम करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइनें थी ना, इन्हें मैंने कहा लैटिट्यूड्स। क्या कहा इन्हें? यानी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कहते हैं ना लैटिट्यूड्स को, अक्षांश रेखाएं। ये लगा, ये बेटा वैसे बड़ा लंबा टॉपिक है जो कि आपको मैंने ढंग से समझाया है पहले, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है क्या? अक्षांश रेखाएं। अब मुझे वो वाला गोलू मिल नहीं रहा जिसको मैं ढूंढना चाह रही थी। अनुभव, नींद से बाहर निकलो। फिर मैंने ऐसी वाली लाइनें भी लगा दी। अब गोलू को मैं ढूंढ के रहूंगी, बड़े दिन हो गए हैं, मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन लाइनों को मैंने नाम दिया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। अब गोलू को मैंने बोला अब अपनी लोकेशन बता। तो गोलू ने कहा मुझे ढूंढने आओ A1, B1 पे। तो सबसे पहले गई मैं A1 वाली लाइन में, है ना। A1 वाली लाइन में जाते ही मैंने देखा कि B1 वाली लाइन, सॉरी B1 नहीं, B2 वाली लाइन के सीधे सीधे जाऊं जहां ये दोनों मिलेंगी, वहां कौन मिलेगा मुझे? गोलू। मिल गया गोलू। यानी कि ये जो लंबी लंबी लाइनें मैंने लगाई है ना, इन्हें कहा जा रहा है लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। और लेटी हुई लाइनों को कहा जा रहा है लैटिट्यूड्स। ऐसे ही आपकी पूरी पृथ्वी को ऐसे ही बांटा गया है, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस में और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में। समझे मेरी बात? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में और लैटिट्यूड। अगर अब मैंने बताना है कि इंडिया कौन सी उसमें है, तो मैं क्या बताऊंगी? 30 डिग्री पे कहीं ना कहीं, देखो एक ही लैटिट्यूड तो आएगा नहीं, बड़ी सारी लाइनें होंगी यहाँ पे, है ना। तो कितने ऊपर से लेकर कितने तक आता है? यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक कौन से उसमें आता है बताओ जरा? 67 डिग्री से या 67.5 डिग्री से लेकर यहाँ तक आता है, कुछ ऐसे ही है। 97, हाँ, इसके बीच में आता है। यानी कि अगर मैं सीधा बोल दूं कि 67 से लेकर 97 डिग्री के बीच में मिल जाएगा वो वाला देश गोलू जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो गोलू सीधा जाएगा, यहाँ से देखेगा, मैप खोलेगा और बोलेगा कि आप, अच्छा मैं कहाँ अभी उसको पता नहीं है कि ये इंडिया है, ठीक है। गोलू अनपढ़ है, उसको कुछ पता नहीं है क्या इंडिया है, क्या ब्राजील है, क्या कुछ है, ठीक है। वो सिर्फ मैप पढ़ना जानता है, इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो उसने सीधा पता लगा रही है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, मतलब इतनी इतनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के अंदर मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है। और लैटिट्यूडनल्स में भी बता दिया कि कहीं ना कहीं यहीं से जितना भी है यार, ये अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, ठीक है। इतनी इतनी लाइन लैटिट्यूड्स की बता दूंगी कि इसके बीच में मुझे दिखेगा। और हो सकता है कि मैं यहाँ यूपी बिहार वाले रीजन में रहती हूँ तो 82.5 बोल दूंगी मैं। इलाहाबाद वाला रीजन जहाँ का ये इंडियन टाइम जोन लिया जाता है ना, इलाहाबाद, मैं बोलूँगी सीधी सीधी लाइन में तो आता जा, और 82.5 वाली लाइन में जो है वो सीधा सीधा आता जा। तो समझे आप मेरी बात? अगर मुझे बताना है कि रशिया कौन से मैप पे रशिया कहाँ पे है, तो मैं उसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बता दूंगी, है ना। अगर मुझे बताना है कि ये साउथ अमेरिका कहाँ पे है या पेरू कहाँ पे है, ये वेनेजुएला कहाँ पे है, तो मैं सीधी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बताऊंगी। समझे आप मेरी बात? अक्षांश और देशांतर स्थिति उनकी, तो समझ आ जाएगा मुझे। इसीलिए आपकी पूरी पृथ्वी को ऐसे
डिवाइड किया गया। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? समझ आई? देखो अब किया क्या गया है, आपकी पृथ्वी को ना डिवाइड तो कर दी गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि सूरज की जो, अब आपको पता है ना कि अगर पृथ्वी है, मान लो ये क्या है सन, तो पृथ्वी उसके आसपास रिवॉल्व करती है ना। अब ये मान लो पृथ्वी और उसके बीच का ये पोल है ना, ऐसे पृथ्वी लगी है। आपको पता है पृथ्वी ऐसे कभी नहीं होती है, हमेशा टिल्टेड रहती है, ठीक है, ऐसे टिल्टेड रहती है और ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके इसके आसपास। अब ये सारे कंसेप्ट जो मैं समझा दूंगी शॉर्ट में समझ लो थोड़ा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर सूरज की किरणें भी पड़ती हैं और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां ज्यादा सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, है ना। ज्यादा सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? इक्वेटर वाले एरिया में, जहां ये मध्य में है ऐसे करके, वहां पे पड़ेगी ना ऐसे करके। मतलब इस रीजन में आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं सूरज की किरणें पृथ्वी को। यानी कि ये जो लाइन है ना, इसको हमने नाम दे दिया 23.5 डिग्री, और ये जो लाइन है इसको 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यानी 23.5 डिग्री सेल ये जो है लाइन लैटिट्यूड की, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये वो लाइन है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें 90 डिग्री पे टच करती हैं, 90 डिग्री पे, समझ रहे हो। इसके अलावा भी यहाँ भी तो सूरज की किरणें थोड़ी बहुत पहुंचती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके पहुंचती हैं। डायरेक्ट जो 90 डिग्री तक कट करेंगी वो कितने की होंगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, समझे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हवाएं जो है ना, शॉर्ट में बताया मैंने, ये हवाएं जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री कट करेगा या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पे थोड़ा अलग अलग मूवमेंट दिखाएंगी। किस में इस मतलब किसी जगह पे ऐसे चल रही हैं, किसी में ऐसे चल रही है ना। देख पा रहे हो ना आप लोग कि कहीं ऐसे चल रही हैं, यानी यहाँ से उस तरफ को जा रही हैं, यहाँ से उस तरफ को जा रही हैं, और कहीं यहाँ से उस तरफ को जा रही है। कुछ तो रीज़न होगा ना, बस वही रीज़न समझना है हमने। अब वैसे तो हम 23.5 डिग्री लेते हैं लैटिट्यूड, लेकिन अभी मैं 23.5 नहीं लूँगी, मैं लूँगी 30 डिग्री, क्योंकि हम एक ऑल ओवर रीजन ले रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी या ज़्यादा गर्मी होगी, वो देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया एक गोला जो कि है अर्थ, ठीक है। ये है इसका 0 डिग्री, ये है इसका 30 डिग्री नॉर्थ, और ये है इसका 30 डिग्री साउथ, ठीक है। क्लियर है? अब पता लग गया ये क्या है? लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जिन्हें कि हम लोकेशन किसी की भी पता करने के लिए पता करते हैं, ठीक है। अब ऊपर लेंगे हम 60 डिग्री नॉर्थ, वैसे तो हम 66.5 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, लेकिन हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर दिया हमने। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अगर गर्मी देखने को मिलती है तो वो कहाँ देखने को मिलती है? 0 डिग्री के पास, है ना। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ कौन सा वाला प्रेशर बनेगा? जहाँ गर्मी वहाँ कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ हर जगह, मतलब इस तरफ से मत देखो, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये सूरज है, ये सूरज है, सूरज की किरणें हर टाइम यहाँ पे आ रही हैं, ज़्यादा किरणें इसके मतलब ज़्यादा किरणों के एक्सपोजर में है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हवा है ना वो ऐसे राइज करेगी ऊपर को, समझ रहे हो। ये मैं इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि ये 2D में ऐसे समझाऊंगी ना, ऐसे राइज करेगी, यानी नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर, और यहाँ ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर, समझ रहे हो। नीचे की हवा ऊपर उठ गई है, ऊपर हाई प्रेशर बन गया है। यानी अगर इस एरिया से हवा ऊपर उठ गई तो ये लो प्रेशर बन गया, और ये ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है, समझ रहे हो। ऊपर नीचे लो प्रेशर जहाँ से उठी है, और ऊपर जहाँ इकट्ठी हुई है वहाँ हाई प्रेशर। और दूसरी तरफ ठंड थी, यहाँ पे ठंड थी, यहाँ पे हवा ने सिंक कर लिया, ठंड के कारण सिंक कर रही है, नीचे बैठ रही है, तो यहाँ क्या बनेगा? हाई प्रेशर। और ऊपर जहाँ से सिंक कर रही है वहाँ, समझे मेरी बात। तो नीचे जो चलेगी ना, कुछ हवाएं नीचे चलेंगी, कुछ हवाएं ऊपर चलेंगी। आंखें खोलो, लाल हो चुकी है बंद हो के। आई फ्लू। सोते कितने बजे हो रात को? आई फ्लू की वजह से नींद बढ़ गई है। अच्छा, बट सोते कितने बजे हो वैसे जनरली? 12 बजे। तो
थोड़ा जल्दी सो जाओ, बस क्लास में जगे रहो। रात को बेशक 1 घंटा ज़्यादा सो लो, पर यहाँ मत सो, ठीक है? रात को 7 घंटे सो के सुबह भी, पक्का? तो आई फ्लू में आंखें लाल होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, तेरी ऐसी हो चुकी थी, वो नींद में होती हैं ऐसी, इसकी वजह से ऐसे कर रहे हो, तो फिर बंद कर ले, आजे ये बिछा लेते हैं ये गद्दा, और तुझे सुलाते हैं यहाँ पे, है ना? जाने दूँ? अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? देखो, आपको मैंने बताया कि जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि इसको बैलेंस आउट कर रहे हैं, यहाँ से हवा चलेगी किस तरफ को, तो हवाओं की डायरेक्शन इस तरफ को हुई, है ना? अब ये मत सोचना कि ये हवाएं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि लो प्रेशर से नीचे ऊपर हाई प्रेशर को हवा जा रही है, ये हवा नहीं है, इन्हें क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है? कन्वेक्शनल करंट्स यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर रही है, हवा नहीं है, ये करंट्स हैं, ठीक है? अब हवा क्या होगी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब ट्रैवल करेगी, ये विंड है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर देखो डायरेक्शन कहाँ है, ये, और नीचे डायरेक्शन कहाँ है, ये, समझे मेरी बात? तो बैलेंस आउट हो रहा है ना, फिर ऊपर फिर से यहाँ पे हाई बन जाएगा, है ना? फिर सिंक हो जाएगा, यहाँ पे सिंक होकर, तो ये साइकिल चलता रहता है ऐसा, समझे मेरी बात? अब अगर पृथ्वी पे हम देखें तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है 0 डिग्री पे, है ना? 0 डिग्री ही नहीं, पूरे रीजन में इसमें लो प्रेशर बनेगा, पूरे रीजन में लो प्रेशर बनेगा। अब ये हवा क्या कर रही है, देखो यहाँ, देखो यहाँ सारे, ये सिंक करके ऐसे करके आ रही है, समझ रहे हो? ऐसे सिंक की, ऐसे राइज की और नीचे आ गई, गिरी ऐसे करके, समझ रहे हो? ऐसे करके ऐसे गिर रही है हवा, यहाँ पे कैसे, ऐसे करके ऐसे गिर रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन उठ के जहाँ गिर रही है वो है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, समझे मेरी बात? यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, समझ गए? ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ऐसे करके ऐसे गिर रही है, समझ रहे हो? समझ गए? तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे जो हवा चलेगी वो कहाँ से चलेगी, ऐसे चलेगी ना, हाई प्रेशर से। हालांकि ऐसी एग्जैक्ट चलती नहीं है, थोड़ी डिफ्लेक्ट होकर चलती है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको कि कैसे होकर चलती है, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ आपको कि हाई से लो चलेगी, मतलब नीचे से भी ऊपर चलेगी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे हवा चल रही है, यानी कि यहाँ से हवाएं ऐसे चल रही हैं नीचे को। फिलहाल के लिए अभी कोरियोलिस फोर्स जो पढ़ चुके हैं वो फिलहाल इसको कंसीडर ना करें, ठीक है? फिलहाल के लिए हवा कैसे चल रही है, ऐसे, ऐसे चल रही है, ठीक है? हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, समझ गए? समझ गए? अब आपको पता है यहाँ क्या क्रिएट हो रखा है, लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है ना, हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तभी तो लो की तरफ भाग रहा है ये, समझ रहे हो? अब होगा क्या यहाँ पे, एक तो यार डायग्राम क्लियर नहीं है, ये मुझे ज़रा साफ डायग्राम निकालने दो, ये अब आया क्लियर, ठीक है? देखो 0, तो ये क्लियर हुआ आपको कि ऐसे ट्रैवल कर रही है, नीचे से ऊपर ऐसे और ऊपर से, और 0 डिग्री तक आ रही है, ठीक है? ध्यान से सुनना, आगे इसी के बेसिस पे आप डोलड्रम्स ऑफ और हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में सीखोगे। हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में कमीशन में पेपर आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है? अब देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर बना है, यहाँ लो प्रेशर बना है, ठीक है? अब होगा क्या, यहाँ हाई प्रेशर बना है, यानी कि यही नहीं आएगी, कहीं और भी जाने की कोशिश करेगी जहाँ लो प्रेशर बना है। अब अगला लो प्रेशर पता कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्यों बना ये, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो आपको पता है पोल्स पे ठंड होगी, क्योंकि ये तो बेचारे सूरज देख ही नहीं पाते हैं, समझ रहे हो? सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँचती है, मतलब एक ही टाइम पे, एक यहाँ थोड़ी बहुत पहुँचती है, बट ठंड होती है, यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ बड़े कम लोग रहते हैं, मतलब वो भी नीचे नीचे लैटिट्यूड्स पे रहते हैं, इतने ऊपर कोई नहीं रहता है, समझे? अब होगा क्या, यहाँ इतनी ठंड है, यहाँ इतनी ठंड है, ठंड यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर बना होगा, है ना? सॉरी, हाँ, ठंड यानी हाई प्रेशर, है ना? हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ पे पोल्स पे क्या बना है, हाई प्रेशर। अब ये पोल्स का जो हाई प्रेशर है ये इस लो की तरफ जाएगा, है ना? लो प्रेशर बना कैसे है, ये लो प्रेशर क्योंकि तभी तो हाई के ऊपर जाएगा, ये यहाँ से भी जाएगा। लो प्रेशर कैसे बना, नीचे से जो इक्वेटर से होती हुई हवा वो आ रही है ना? नीचे से इक्वेटर से होती हुई हवा आ रही है, लाल रंग में दिखा रहे हैं, मतलब ये क्यों, कौन सी हवा है, गर्म हवा। इक्वेटर से होती हुई आ रही है ना, तो ये गर्म हवा है, समझे मेरी बात? इक्वेटर से होती हुई आ रही है ना, किसी गर्म जगह से होती हुई आ रही है तो गर्म हवा, और ये बेचारी पोल से होती है, बेचारी आ रही है नीचे, लेकिन क्या है ये, ठंडी हवा, तभी नीले से दिखाया गया इसको, है ना?
मैंने आपको कहा था हमेशा मिक्स जो होती है ना वो गरम गरम हवा मिक्स होती है, ठंडी ठंडी हवा मिक्स होती है। अगर दोनों एक ठंडी है एक गर्म है तो वो मिक्स नहीं होंगी, वो आपस में टकराएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? टकराएंगी। तो ये क्या मिक्स हो सकती थी? अगर गरम गरम होती तो मिक्स हो जाती, बहनें मिल जाती। ठंडी ठंडी होती तो मिल जाती। एक गर्म है एक ठंडी है। ठंडी हवा क्योंकि भारी होती है, गर्म हवा थोड़ी हल्की होती है। तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से गर्म हवा आ रही है और ये दोनों आपस में टकराएंगी। टकराने के कारण ये जो गर्म हवा है ना, ये ठंडी हवा इसको ऊपर को धक्का दे देगी। समझे मेरी बात? ठंडी हवा गर्म हवा ऐसे आ रही थी। ये मान लो ये वाली क्या है? ठंडी। ये क्या है? गर्म। या ऊपर से देख रहे तो ये ठंडी रख लो, ये गर्म रख लो। ठीक है, ठंडी हवा आई, गर्म हवा आई, ठंडी हवा आई। ठंडी हवा क्या है? भारी है, इसीलिए इसने इसको धक्का दिया है और ये खुद भी ऊपर उठी और इसको भी ऊपर लेके उठी। समझे मेरी बात आप? ठीक है, तो ये जब ऊपर उठ गए तो आपको नहीं लगता यहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? होगा ना क्रिएट। कहीं गर्मी के कारण हो रहा था, यहाँ पे टकराव के कारण हो रहा, तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। बन गए सारे प्रेशर्स, है ना? यहाँ पे लो है ना? यहाँ पे लो प्रेशर है, ऊपर पोल्स पे हाई है। यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पे लो प्रेशर और नीचे भी सेम वैसे ही चल रहा था। तो हाई से लो चलेगी, हाई से लो चलेगी, हाई से लो हवा चलेगी। समझे? इस तरीके की हवा चलेगी। समझ आई इतनी बात? समझ आई? नहीं आई ना? कशिश को आज भी पता नहीं लगा है क्या हो रहा है। नहीं लगा पता ना? डायग्राम बना के बताती हूँ। अब इधर समझ नहीं आ रहा तो मेरी चित्रकारी कहाँ समझ आएगी? ये अर्थ है कशिश, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये पोल है। ठीक है, कौन सा वाला पोल? नॉर्थ पोल। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये पोल कौन सा? समझे? यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा क्या थी? गर्मी थी, तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्योंकि यहाँ की तो उठ चुकी है हवा और गिर चुकी है कहाँ? यहाँ, है ना? यहाँ से ऐसे उठ के गिरी यहाँ, तो जहाँ गिरी वहाँ हाई प्रेशर बनेगा ना। तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, नीचे भी बन गया हाई प्रेशर। ठीक है, अब होगा क्या? हाई प्रेशर से हवा कहाँ आएगी? लो प्रेशर की तरफ। नीचे से भी हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ, है ना? अब होगा क्या? ये वाला भी तो हाई प्रेशर एक ही तरफ थोड़ी जाएगी हवा। हाई प्रेशर कहीं कहीं और भी तो लो प्रेशर होगा जहाँ पे जाएगी। यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर बनता है। क्यों बनता है लो प्रेशर? देखो, लो प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि 90 डिग्री जो जहाँ पे लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे बड़ी ठंड होती है। यहाँ पे ठंड होती है, ठंड के कारण आपको लगता है यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ बड़ी ठंड है, यहाँ ठंड के कारण हाई प्रेशर बनेगा ना। तो यहाँ ये ठंड के कारण जो हाई प्रेशर बना है, तो यहाँ पे बीच में अपने आप ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है? एक तो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर से कभी भी हवा ट्रेवल नहीं करेगी। मैंने आपको कहा था विंड को मूव करने के लिए किसकी जरूरत है? ग्रेडियंट की, स्लोप की जरूरत है। समझ रहे हो? यानी कि हाई टू लो ट्रेवल करेगी, या लो से मतलब एक तरीके से होता है ना कि लो और हाई का चाहिए होते हैं। हाई टू हाई होगी तो ट्रेवल ही नहीं करेगी, वो विंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब होगा क्या? देखिए, यहाँ लो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कि बीच में लो आएगा ही आएगा। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जो हवा आएगी वो गर्म होगी, यहाँ से जो आएगी ठंडी होगी। वो दोनों आपस में टकरा के ऊपर उठ जाएंगी, है ना? समझे? तो बस फिर हाई से थोड़ी लो चली यहाँ पे, हाई से लो चली यहाँ पे। समझे? अब कशिश समझ गए कैसे मूव कर रही है ये विंड्स? समझ गए? अब होता क्या है? ये तो सीधे सीधे डंडे लगा दिए मैंने कि हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, सीधे सीधे डंडे लगा दिए। अब होगा क्या देखना। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी, पर चलो पहले मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ। अरे यार, गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, इसको खोल देते हैं। मैं तो कहती गर्मी लग रही है इससे, हैं? बड़ी ज़्यादा है। ये वो वाला दिख जाता ना जहाँ से बारिश का भी लग जाता, पता कि कहाँ बारिश हो रही है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना 0 डिग्री जहाँ से हवा राइज करेगी ना, हमेशा याद रखो जब भी हवा ऊपर राइज करते तो सारा वाटर कंटेंट भी लेके जाती है। एक तरीके से गर्मी है ना वहाँ पे, तो वाटर वेपर भी लेके जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा क्या बनेंगे? बादल।
यानी जहाँ लो प्रेशर बना होगा ना वहाँ पे बारिश जरूर देखने को आपको मिलती है, बारिश जरूर बादल दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे 0 डिग्री पे दिख रहे होंगे, एक 60 डिग्री पे दिखेंगे, दिखे ना यहाँ पे 60 डिग्री पे भी, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक तरफ से गर्म हवा एक तरफ से ठंडी हवा और दोनों ही ऊपर उठ रही है और दोनों ऊपर बादल बना रही है। ठीक है, यहाँ जो है ना यहाँ आपको किसी भी तरह की बारिश होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि सारी हवा क्या कर रही है यहाँ पे इधर उधर जा रही है, तो यहाँ तो ऊपर उठी नहीं हवा, जिसके कारण ऊपर क्लियर स्काई देखने को मिलेगा आपको, साफ आसमान यानी नो बारिश। तो इधर इस एरिया में ना हर जगह जहाँ पे ये आपको दिख रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के लैटिट्यूड में आपको मैक्सिमम रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान, समझे, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं पड़ रही है, बारिश ही नहीं होगी, काफ़ी सहारा डेजर्ट, ये डेजर्ट वो डेजर्ट सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। समझ आई मेरी बात, समझ आ गई, समझ आई बात। अब विंड की ये देखो मूवमेंट, देखो मैंने आपको कहा था कि कोरियोलिस फोर्स नाम की एक चीज होती है। कोरियोलिस फोर्स यानी कि अब पृथ्वी घूमती है, आपको पता है पृथ्वी घूमती है ना, ये अगर सूरज है और मैं पृथ्वी हूँ, तो मैंने अगर इसके आसपास घूमना है तो मैं दो तरह से घूमूंगी, क्योंकि मैं पृथ्वी हूँ ना। एक तो मैं इसके आसपास पूरा एक चक्कर लगाऊंगी, एक मैं अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाऊंगी। देखो मैं इसके आसपास दो तरह से जा सकती हूँ ना, एक तो या तो मैं सीधी भाग के ऐसी चली जाऊँ, है ना, या तो मैं ऐसे गोल गोल घूम के जाऊँ। समझ रहे हो, लट्टू देखा, लट्टू देखा ना, लट्टू, लट्टू आप घुमाते हो तो लट्टू क्या सीधा ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे 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 करके जाता है ना, तो पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। ये सूरज है और मैं पृथ्वी हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे करके घूमूंगी, यानी कि अगर एक रोटेशन मैंने ऐसे लिया तो एक दिन हो गया पूरा, मतलब एक दिन और एक रात, पूरा एक दिन। ठीक है, फिर मैं ऐसे घूमी, तो ऐसे करते 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 365 दिन और 6 घंटे लूंगी मैं, जिसमें कि मैं एक रिवॉल्यूशन ले रही हूँ और एक रोटेशन। रोटेशन यानी कि ये जो मैंने अपने इस पे लिया, अपने एक्सिस पे लिया, और रिवॉल्यूशन जो मैं ऐसे करते करते रोटेशन करते करते इसके आसपास ले रही हूँ। समझ आई, पृथ्वी घूमती है, ठीक है, और पृथ्वी में टिल्ट भी है, जिसके कारण पृथ्वी में कोरियोलिस फोर्स होती है। समझ रहे हो, पृथ्वी के घूमने के कारण एक डिफ्लेक्शन शो होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी झूले का एग्जांपल दिया था, मान लो आप बैठे और मैं एक दूसरे के सामने सामने, ठीक है, तो झूला अगर घूमेगा तो मैं आपकी तरफ चीज़ अगर फेंकती हूँ तो वो वहाँ गिरेगी, ना कि आपके पास गिरेगी। समझ रहे हो, क्योंकि तब तक झूला घूम चुका। समझ रहे हो मेरी बात। वैसे ही पृथ्वी झूले की तरह इतनी जल्दी तो नहीं घूमती है, लेकिन फिर भी अगर पृथ्वी पे मैं कोई चीज़ फेंकती हूँ ना, ये इक्वेटर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। समझे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ फेंकती हूँ ना, तो देखो इक्वेटर पे तो कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। ठीक है, ऐसे करते 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 कोरियोलिस फोर्स जो है वो बढ़ती है, यानी ऐसे दिखती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जब भी मैं कोई चीज़ फेंकूंगी ना, वो राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी। समझे आप मेरी बात। नॉर्थ साइड को मैं कोई भी चीज़ फेंकूंगी ना, अगर वो थोड़ी बहुत कहाँ जाएगी, राइट साइड को डिफ्लेक्ट करूँगा। और अगर साउथ में कोई मैं चीज़ फेंकती हूँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज़ फेंकती हूँ, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट साइड को। यानी कि इस तरीके का सी बनाना आपने सीखना है याद करने के लिए। ऐसा सी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड की डिफ्लेक्शन, साउदर्न में लेफ्ट साइड की डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार इसको बना के समझते हैं। ये पृथ्वी को डिवाइड भी कर लेते हैं कुछ। ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ। कुछ ज़्यादा ही पास में बना दिया ना, थोड़े तो दूर बनते हैं। 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। आओ लिखें। ये आपका बना 0 डिग्री, ये आपका बना 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री से नीचे साउथ, क्योंकि ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, 90 डिग्री।
अब ये तो आपको समझ आ चुका है कि लो प्रेशर कहाँ बन रहा है इस पूरे उसमें और हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है। तो लिखते हैं हम कि लो प्रेशर कहाँ बनेगा, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा। आपको पता है 0 डिग्री पे बन रहा है लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो 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 प्रेशर, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, 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 हाई प्रेशर। यहाँ भी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, समझे। इधर क्या बन रहा था, लो प्रेशर। बस ऐसे याद रखना है ना, लो के बाद हाई, फिर लो, फिर हाई, मतलब एक दूसरे के बाद हाई लो, हाई लो, हाई लो, बस, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो लो, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। याद है ना क्यों बन रहा है, क्योंकि एक तरफ से गर्म हवा, एक तरफ से ठंडी हवा, दोनों टकरा के ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बादल भी बनेंगे, यहाँ पे बादल भी बनेंगे, और यहाँ बारिश ज़्यादा होगी। मैंने आपको कहा था इस रीजन में जो भी कॉन्टिनेंट आते हैं वहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पानी भी है ना। आप देखोगे कि काफ़ी ओशनिक क्या कहते हैं बॉडी, ओशन बॉडीज है यहाँ पे, और साथ में हीट भी है, हीट भी है, पानी भी है। हीट क्या करेगी, उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज, और ज़्यादा से ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बादल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। इस एरिया में आपको डेंस फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगल आपको यहीं देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। और यहाँ के आपको एनाकोंडा से लेकर लिजार्ड से लेकर जो भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, बड़े फेमस मिलते हैं देखने को। क्यों फेमस होते हैं, क्योंकि घने जंगल हैं, जंगलों में आपको शेर तो मिलेगा नहीं, घने जंगलों में आपको सांप, छिपकली, ऐसे जो रेंगने वाले स्पीशीज होते हैं वही खतरनाक वाले मिलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे खतरों का खिलाड़ी अगर आप देखते हो तो जब साउथ अमेरिका और ऐसी जगह पे वो जाते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका और ये वो केप टाउन चले गए, ये चले गए, वो चले गए, देखते हो ना, तो वहाँ पे आप उनके मुंडी पे रखते हैं ना अलग अलग तरह के सांप और ये सब, क्योंकि उस एरिया के वही चीज़ें फेमस है ना। क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी के कारण क्या हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, और पानी भी है। ज़्यादा पानी के कारण क्या, उनकी फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होती है वो बहुत ही डेंस होती है, और डेंस फॉरेस्ट में आपको ऐसे ही स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ जो होते हैं आपके, ये डिपेंड करती हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे और जगह पे भी, ठीक है। कहीं भी कोई भी स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती है, पता होगा इतना तो आपको, ठीक है, समझ आई। अब यहाँ कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ठंड होगी, लेकिन हाई प्रेशर वहीं बनता है अपने आप, हाई प्रेशर वहीं बनता है जहाँ पे ठंड हो, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे ठंड नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठंड बेशक नहीं है, लेकिन उतनी गर्मी भी नहीं है, और यहाँ वाला जो बन रहा है वो यहाँ पे सिंक हो रहा है सारा जाकर, समझ रहे हो, इस कारण भी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब इसके मुकाबले यहाँ इतनी ठंड थोड़ी होगी, तो इतनी नहीं होगी, लेकिन यहाँ से जो लो प्रेशर से जो हवा उठ रही है वो सारी हवा यहाँ सिंक कर रही है, ऐसे करके यहाँ नीचे गिर रही है, समझ रहे हो। अपने आप जो हाई प्रेशर बनता है वो ठंडी हवा से बनता है, ठीक है। जो ठंडी हवा है वो सिंक हो गए नीचे बैठते, यानी उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, समझे, समझे, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। क्या रिजल्ट, मतलब यहाँ भी ठंडी और यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, हाँ। हाई प्रेशर में डिजर्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि बादल यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा मूव कर रही है, थोड़ी हवा ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी, है ना, थोड़ी नीचे जा रही है, थोड़ी ऊपर जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे स्काई क्लियर रहता है। स्काई क्लियर रहना यानी कि क्लाउड ना होना, क्लाउड ना होना यानी कि बारिश ना होना, बारिश नहीं होंगे तो रेगिस्तानी तो बनेगा, चाहे वो ठंडा बने चाहे गर्म बने, समझ रहे हो। चाहे वो यहाँ भी रेगिस्तान ही होगा, लेकिन यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान होगा, यहाँ गर्म रेगिस्तान ही मिलेगा आपको। इसी वाले एरिया में आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा, समझे मेरी बात। नामीबिया नीचे मिलेगा, यहाँ पे नामीबिया डेजर्ट, और ये सब समझ गए, समझे मेरी बात। हाँ बोल सकते हैं, बारिश भी ज़्यादा होती है बोलने का मतलब है, और उतनी मतलब ठंड भी नहीं होती है, बारिश ज़्यादा होती है और गर्मी भी होती है इस एरिया में। हम भी इसी लैटिट्यूड में आते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया भी उस एरिया में आता है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया कि हाई से लो ट्रेवल करेगी, क्या विंड हाई से लो ट्रेवल करेगी ना, बोलो भाई, हाई से लो, 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 ठीक है, ठीक है, डन। लेकिन ये हम तब सीधे सीधे डंडे लगाएंगे जब कोरियोलिस फोर्स 0 है।
कोरियोलिस फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्थ क्या मूव करना बंद करेगी, कभी घूमना बंद करेगी? नहीं करेगी ना, यानी कोरियोलिस फोर्स तो है ही है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हर जगह जहां भी ये विंड मूव कर रही है वहां पे राइट डिफ्लेक्शन शो करेगी, समझ रहे हो? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका राइट डिफ्लेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे आ रही है, यानी ऐसे है, ये ऐसे जा रही है नीचे को, 0 डिग्री पे ऐसे जा रही है, ये यहाँ से ये 0 डिग्री पे ऐसे जा रही है इस तरफ को। तो मैं अगर जा रही हूँ ऐसे तो मेरा सीधा ये और बायां ये, दायां बायां, यानी कि ये दाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगी, दाईं ओर करेगी, यानी कि इस तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, समझ रहे हो? डिफ्लेक्शन यानी सीधे ना जाकर ऐसे जाना, समझ रहे हो? डिफ्लेक्ट, क्योंकि ये सीधी जा रही थी और पृथ्वी घूम गई, कोरियोलिस फोर्स आ गई तो ऐसे मुड़ गई, समझ रहे हो? यानी कोई विंड ऐसे जा रही थी वो ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगी। अब क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग गई? कोरियोलिस फोर्स। और ये आपके फिजिक्स में बड़ा ही मेजर टॉपिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हैं इसकी, बट अगर वो मैं पढ़ाऊंगी फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? और वो काम की भी नहीं है, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, कोई फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रही हूँ। फिजिक्स में आपके उसकी ये जो कैलकुलेशन होती है ना, आर्टिकल लिखो फिर ये कैलकुलेट करके बताओ कि कैसे, हाँ ठीक है, तो वो हमारा काम का ही नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि ये जब 30 डिग्री से उठ के कहाँ जा रही है? 0 डिग्री की तरफ, क्योंकि ये इसने हाई प्रेशर बनाया, लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ऐसे जाना था बेचारी ने, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लगी तो ऐसे चली गई। तो कैसे जाएगी? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? यहाँ से जिसने यहाँ पहुँचना था कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पहुँच रही है, समझ रहे हो मेरी बात? डायरेक्शन देख रहे हो विंड की कैसी हो गई? और समझे कशिश? आज समझ आया? समझ आया? अब ये तो थी नॉर्थ में डिफ्लेक्शन, 0 डिग्री के ऊपर से डिफ्लेक्ट की है ना, यानी कि नॉर्थ में डिफ्लेक्शन हुई है। 0 डिग्री के नीचे यानी कि क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। मैंने आपको बोला था दक्षिण में कैसे डिफ्लेक्ट करेगी? लेफ्ट। बनाया था ना ये मैंने कि अगर नॉर्थ में कर रही है तो राइट, लेफ्ट, साउथ में कर रही है तो लेफ्ट। सी बनाना है, सी याद रखने के लिए, सी कि नॉर्थ में ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट करती है और साउथ में ये लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट करती है, समझ गए? अगर कोरियोलिस फोर्स 0 होती तब तो ये सीधी डिफ्लेक्ट करती ना बेचारी, सीधी जाती ना, लेकिन इस पे लग गई है कोरियोलिस फोर्स। अब ये साउथ से 0 डिग्री की तरफ जा रही है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जा कहाँ रही है? 0 डिग्री। यानी पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, अब साउदर्न हेमिस्फीयर से ऐसे जाएगी। मुंह इसका कहाँ है? नॉर्थ की तरफ, और जा कहाँ रही है? 0 डिग्री की तरफ। अब ऐसी जा रही है, बेचारी ने ऐसे जाना था, लेकिन क्या हो गया? कोरियोलिस फोर्स लगी। कोरियोलिस फोर्स लगी है यानी किस तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी? ये लेफ्ट को, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर की विंड है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी? ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जा रही थी और इधर को मुड़ गई, समझे मेरी बात? यानी कि ऐसे ना जाकर ये ऐसे मुड़ी है। तो अब नीचे से कोई अगर ऊपर जा रही थी और उस पर लग गई क्या? कोरियोलिस फोर्स, तो कैसे करेगी अब ये? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? सीधी ना जाकर डिफ्लेक्ट करके यहाँ। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? आपको क्लियर हुई बेटा? आपको क्लियर होगी? ठीक है, अब समझ आया डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है? आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो रहे थे ना, लेकिन आपने याद रखना है कि कौन सी विंड साउदर्न हेमिस्फीयर में और कौन सी नॉर्दर्न में है। नॉर्दर्न में है तो चाहे नीचे को जा रही है चाहे ऊपर को जा रही है, वो राइट डिफ्लेक्शन ही शो करेगी, और अगर साउदर्न में है चाहे नीचे जा रही है चाहे ऊपर जा रही है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन ही शो करेगी। इसका बताइए, हाई से लो जा रही थी लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन करेगी तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना, और समझे? ठीक है, और ये हाई से लो जा रही थी, हाई से लो जा रही थी, लेकिन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि कैसे आएगी? ऐसे। और समझे मेरी बात? समझ गए? यहाँ हाई से लो जा रही थी, लेकिन क्या है? कहाँ है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि कैसे जा रही है अब ये? समझे? ये कैसे करना है? अब थोड़ा दिमाग शांत करके सोचना घर जाके ये क्या हुआ, ठीक है? यहाँ पे लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी ऐसा, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना ये, समझ गए? ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? डायग्राम बनाओ ये, बाकी ने तो बनाया है, आप लोग बना लो जो नए बच्चे हैं, जल्दी बनाओ। मैं पानी पी के आती हूँ। ये देखना चला है कि बंद हो गया?
बातें नहीं। बाकी आपको कुछ समझ ना आया हो ना, आपने इनकी हेल्प लेनी है। लड़कियों से अगर शर्म आती है तो लड़कों से पूछो, लड़कियों को लड़कों से शर्म आती है तो लड़कियों से पूछो, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प लो। वैसे तो भाई बहन ही है सारे, है ना। देख लो, मैं तो तुम्हें भाई बहन ही समझती हूँ, एक दूसरे के, मेरे नहीं, ठीक है ना अनुभव। हाँ, तो बस फिर क्या है एक दूसरे से पूछने का, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें या तो मेरे से ही पूछो, ठीक है। कई बार टीचर तक भी पहुंचने में थोड़ा सा हिचकिचाता है इंसान, तो इनसे पूछ लो, ठीक है। योगेश से पूछ लो, अनुभव से पूछोगे तो अनुभव कुछ और ही बताएगा, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज, विंड कैसे चलती है, क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। समझ आई मेरी बात। देखो मेरी बात सुनना, ये जो था ना, ये कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ में कैसे विंड चलती है, इस बारे में ये एक सेल बन गया ना, सेल, इसके बारे में बताया था किसने बताया था, हेडले ने। तो ये इसको हम बोल देते हैं क्या, हेडले सेल। और ये जो 30 डिग्री टू 60 डिग्री है, इसे ये फेरिल ने दिया था, तो इसे बोल देते हैं हम फेरिल सेल, ठीक है। और ये जो ऊपर का है, ये किसी ने नहीं दिया था, ये अपने आप ही पता लग गया, तो इसे पोलर सेल, पोल्स की तरफ है ना, ठीक है। और नीचे भी ऐसा ही है, फेरिल सेल, पोलर सेल। समझ आई, समझ आया बेटा। अब डायग्राम देखें इसका, अब डायग्राम देखते हैं। अब आप कुछ चीज़ें समझ चुके हो, अब आपको डायग्राम समझ आ जाएगा। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको अच्छा सा डायग्राम बताया जाए। ये आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, ये वाला डायग्राम, आई थिंक सो, मैंने देखा है कहीं तो, ठीक है भाई। क्लियर हुआ ये। देखो कैसे चल रही हैं विंड्स, चल रही है ना। अब समझ आ गई ये कैसे ऐसे चल रही थी, सीधी ना हो चलकर डिफ्लेक्ट करके। और देखो यहाँ भी इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या है, बादल, और यहाँ भी बादल बनाने की कोशिश की है। समझ आ चुका है आपको कि बादल कैसे बनेंगे। क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे, ये जो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन HAS में आ चुका है। जहाँ से जो विंड चल रही है ना, ठीक है, हमेशा उसका नाम उस जगह पे रखा जाएगा। ये विंड आपको क्या लगता है ऐसे करके चल रही है, तो किस तरफ से जा रही है, इतना तो पता है ना सबको कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये तो पता नहीं कि ये ईस्टर्न साइड है, यानी ईस्टर्न साइड से कहाँ जा रही है, वेस्टर्न साइड। इसीलिए इन विंड्स को ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है, पूर्वा पवने। समझे मेरी बात। और कंफ्यूज हो जाओगे तुम, जब पेपर में आएगा ना, तब आपको लगेगा कि जिस तरफ जा रही है शायद उस तरफ का नाम लिखना है, कि वेस्टर्ली विंड होती है। ये कौन सी विंड है, ये ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड नहीं है, ये ईस्टर्ली विंड है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। जहां से शुरुआत होती है इन विंड्स की, वहां पे इनका नाम रखा जाता है, यानी ईस्टर्ली विंड। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वा पवने। इन्हें कह देंगे क्या हम, ईस्टर्ली विंड्स। ये क्या बन गई आपकी ईस्टर्ली विंड्स, इस तरफ को आ रही है ना, ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वा पवने। और ये कहां से जा रही है, वेस्ट से, कहां, ईस्ट की ओर, यानी कि इनका नाम क्या होगा, वेस्टर्ली विंड। वेरी गुड। ठीक है, पछुआ पवने कहते हैं इन्हें, पछुआ पवने। पछुआ पश्चिम से जा रही है ना, पछुआ पवने, ठीक है। ये भी क्या है, पछुआ पवने आपकी वेस्टर्ली विंड्स। बनाओ इसको, लिख लो जहां जहां लिख रहे हो, ठीक है भाई। क्लियर है। और ऊपर वाली होती है कौन सी वाली, पोलर ईस्टर्ली। ये भी ईस्टर्ली है ना, ऐसे तो देखा जाए, ये भी ईस्ट की तरफ आ रही है ना, लेकिन कहाँ पे, अब ईस्टर्ली सेम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये पोल्स पे चल रही हैं, तो पोलर ईस्टर्ली। वेरी गुड, समझ आ गया इतना। ये भी क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये आपके ये रीजन्स बन रहे हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री, ये इनके भी नाम होते हैं, वो भी लिखो। 0 डिग्री को तो आपको पता है क्या कहते हैं, इक्वेटर ना, इसको, ये तो इक्वेटर है। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, लिखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। हाँ 30 डिग्री वाला सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, लेकिन सब ट्रॉपिकल लिखिए आप, सब ट्रॉपिकल। हाँ जी, यहाँ क्या बन रहा है, हाँ सब ट्रॉपिकल लिख लो। हाँ अरे नहीं, ये वाला लाइन जहाँ बन रहा है, ठीक है, पूरा रीजन नहीं, 30 डिग्री ऊपर भी और नीचे भी सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। और जहाँ लो प्रेशर बन रहा है ऊपर, ये है आपका सब पोलर,
ये वाला है, ये हाँ 60 डिग्री वाला है सब पोलर, सब पोलर, और ये वाला है पोलर, समझे? ये है सब पोलर, ये है पोलर, ये क्या बनेगा, ये क्या है सब ट्रॉपिकल, बोल तो चुकी हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ सब ट्रॉपिकल ही हैं, और 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, सब पोलर, और ये पोलर और नीचे वाला भी पोलर ही है, ये भी समझ गए? टाइम देखो एक बार, अभी है टाइम, ठीक है, क्लियर है इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना। देखो ये जो पवनें चलती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ, मेरे को मैप खोलने दो एक बार, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। मैप या इसी पे समझाने की कोशिश करूँगी मैं। थर्टी डिग्री 60 डिग्री नहीं ना लिखा मैंने इस पर, चलो मेरे को मैप खोलने दो एक बार। वाह क्या डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ भी है बट मैं, हाँ जी चलो कोई नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको ये डायग्राम दिख जाए तो आप समझ पा रहे हो आप ये क्या चीज़ है, समझ पा रहे हो ना, ये कैसे बना, हेडली सेल कैसे बना, फेरल सेल कैसे बना, पोलर सेल कैसे बना, क्लियर है? ये सबको क्लियर है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फेरल सेल है, यानी कि यहाँ कितने डिग्री आ रहा है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, ये भी 60 डिग्री है ना, और ये यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो पवनें चल रही हैं, यहाँ पे ईस्टर्ली चल रही थी, यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही थी, फिर आपकी पोलर ईस्टर्ली, और इनको क्या बोला था, कुछ बोला था ना ऐसे, कहाँ गया वो डायग्राम, ऐसे था ना ईस्टर्ली, कहाँ गई, पोलर, समझ गए हो ना, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखोगे ना तो साउदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड है, यहाँ पे तो लैंड है ही नहीं, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, ओशन, यहीं देख लो, उधर क्यों जाना है। देखो यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करो आप 30 डिग्री के नीचे का, 30 डिग्री के, ये 30 डिग्री साउथ है आपका, ये 30 डिग्री नॉर्थ है ना, 30 डिग्री के ऊपर आप खुद देखो कि कितना लैंड है, कितना लैंड है इस पूरे एरिया में, और यहाँ से आप नीचे, यहाँ से लेकर 90 तक आओ तो लैंड कहीं कहीं आपको इक्का दुक्का देखने को मिलेगा, ज़्यादातर क्या है, ओशन। हमेशा याद रखना, अगर कोई विंड मूव कर रही है, ठीक है, कोई विंड मूव कर रही है और वहाँ पे ज़्यादा लैंड है तो उस विंड की मूवमेंट स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड होगा, लैंड के ऊपर पहाड़ होंगे, पत्थर, प्लेट्यूज, कुछ लोग भी रह रहे होंगे, है ना, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हर्डल्स आए कि नहीं आए, कहीं ना कहीं उसकी विंड की जो स्पीड है वो स्लो होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो। लेकिन जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी, यहाँ पे कैसे विंड फ्लो होगी, इसीलिए यहाँ पे जब पवनें चलती है ना ये साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है, ये इतनी ज़्यादा आवाज़ करती हैं, इतनी ज़्यादा कि इनकी आवाज़ के नाम पे ही नाम रख दिए गए, ठीक है। तो 40 डिग्री जो साउथ पे चलती है उसे कुछ और बोलते हैं, 50 डिग्री साउथ पे जो चलती है उसका नाम रखा गया है, जैसे शेर नहीं दहाड़ता है, रोर करना है ना, तो रोरिंग, ऐसे फिर और भी बड़े सारे हैं, मैं लिखवा दूं आपको, समझे आप मेरी बात। तो नीचे वाले जो साउदर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड्स पे जो चल रही हैं, 60 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 30 पे, इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। क्यों रखे गए हैं, क्योंकि नीचे लैंड ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे विंड्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उन हवाओं से इतनी आवाज़ आती है, ठीक है। तो हवा की आवाज़ अब आपको लग जाएगा, स्क्रीम करना, स्क्रीम यानी चिल्लाना, है ना, स्क्रीमिंग 60s, यानी 60 डिग्री पे तो इतना ज़्यादा आपको आवाज़ देखने को मिलती है कि स्क्रीमिंग 60s, समझ रहे हो। तो लिखो, लिखिए 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ,
40 डिग्री साउथ को कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज, गरजता चालीसा, हिंदी में गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज आ सकता है यहां से क्वेश्चन पेपर में, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 डिग्री साउथ, नॉर्थ में क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा लैंड है इसीलिए नहीं है। 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ। फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s। प्रचंड 50, हिंदी में प्रचंड 50, प्रचंड 50, प्रचंड 50। 60 डिग्री साउथ, स्क्रीमिंग 60s। चीखता 60, चीखता 60, चीखता 60। समझे, समझ गए नाम? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, क्लियर है सबको इतनी बात? अब एक और कंसेप्ट है थोड़ा सा, आइसोबार। हेडिंग डालिए आइसोबार। आइसोबार आपने सुना होगा पहले भी, बट ये वो वाला आइसोबार ही है, बट कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में। आइसोबार, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स बैरोमीटर। व्हाट इज बैरोमीटर? किस चीज को यूज किया, कहाँ यूज किया जाता है बैरोमीटर का? टू मेजर प्रेशर, बैरोमीटर को यूज किया जाता है टू, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेट करता है ये वर्ड आइसोबार। यानी कि जहां पे प्रेशर सेम रहेगा ना उसे हम क्या कह देंगे? आइसोबार। समझ रहे हो? ये लैंड है एक, ये कोई लैंड है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी थी तो यहाँ पे बन गया क्या? लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ठंड थी तो बन गया हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे सेम प्रेशर, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये सेम प्रेशर है कि नहीं है? इसको आइसोबार बोल सकते हैं हम कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। ये क्या है? आइसोबार। विंड कैसे ट्रेवल करेगी? हाई टू लो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इज विंड परपेंडिकुलर टू आइसोबार? क्या विंड परपेंडिकुलर है आइसोबार के? हाँ, परपेंडिकुलर ही तो है। ऐसे चले परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे काटना किसी चीज को, तो इसको 90 डिग्री पे काट नहीं रही है क्या ये? समझ रहे हो? लेकिन कब? जब कोरियोलिस फोर्स 0 है तब, है ना। कोरियोलिस फोर्स 0 नहीं है फिर तो ये अपनी मर्जी से इधर या उधर मुड़ेगा ना, जिस तरीके से इसका हेमिस्फीयर होगा। समझे मेरी बात? यानी कि कोई आइसोबार बना है, आइसोबार यानी कि लो प्रेशर बना है, वहां से हाई प्रेशर की जो विंड आएगी वो 90 डिग्री पे काटती है। कब? जब कोरियोलिस फोर्स जो हो वो क्या हो? 0। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। समझ रहे हो? लिखो फिर, लिखिए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब वही, क्या विंड की बात हो रही है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता समदाब रेखा, आइसोबार को समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा, समदाब रेखा। यानी प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता। प्रेशर ग्रेडियंट पता किसको बोल रहे हो? ये जो विंड है, प्रेशर का ग्रेडियंट है ना ये, समझ रहे हो?
तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या है, दाब प्रवणता जो है सम दाब रेखा के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि समझते हो ना आप, 90 डिग्री पे जो कट करे, ठीक है, क्या है, यस और नो, नो, नीचे लिखो नो, इट इज नेवर परपेंडिकुलर टू आइसोबार, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होती है जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ना बेचारी, कहाँ ऐसे 90 डिग्री पे कट करने वाली थी, लेकिन बेचारी को क्या कौन ले गई, कोरियोलिस फोर्स आगे को, समझ गए, तो परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हुई बात, क्लियर होगी, हाँ जी। प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, दाब प्रवणता जो है वो समदाब रेखा के परपेंडिकुलर नहीं है, इज नॉट परपेंडिकुलर, इज नॉट, हो सकती है अगर कोरियोलिस फोर्स जीरो हो तो, है ना, हो सकती है अगर कोरियोलिस फोर्स जीरो हो, लेकिन कोरियोलिस फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो ये कैसे हो सकती है फिर, परपेंडिकुलर इसके नहीं हो सकती ना, समझे, समझे मेरी बात, क्लियर है। चलिए आगे मूव कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डोल्ड्रम्स और हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, व्हाट इज डोल, जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में और आ भी चुके हैं। देखो वापिस से उसी डायग्राम पे आते हुए, ये जो है ना, थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ इसको, 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है ना, तो लो प्रेशर की तरफ आएगी ना ये, है ना, लेकिन यहाँ इतनी हीट होती है ना इस एरिया पे, इस एरिया पे इतनी ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट का पॉइंट यही है ना, कि यहाँ से जो हवाएं आती है ना वो यहीं से ऊपर उड़ जाती हैं, बिल्कुल 0 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाती है, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ की भी ऊपर उठ चुकी है और यहाँ से जो आ रही है ना ये भी आकर सीधे ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हवा ही नहीं चलती है। कैन यू बिलीव दिस, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हवा नहीं चलती है, समझे मेरी बात, और ज़्यादा गर्मी होती है, समझे मेरी बात, बारिश होती है वहाँ पे, बारिश सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हवा नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ इतनी हीट है कि ऊपर उठ चुका है जिसने उठना था, और जो साइड के आ रहे हैं वो भी इतनी हीट के कारण सीधे ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल इस पे तो आ ही नहीं रही है हवा, समझ रहे हो, इसके कारण यहाँ पे बिल्कुल काम कंडीशंस होती हैं, यानी कि इसी कंडीशन को हम डोल ड्रम कहते हैं, समझे मेरी बात, डोल ड्रम। तो आपको पूछा जाएगा डोल ड्रम कंडीशन, डोल ड्रम किसको बोल रहे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटोरियल रीजन जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, डोल ड्रम। तो यहाँ लिख लो, चाहे जहाँ मर्जी लिखो, साफ साफ लिखना, ऐसा ना हो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर और ये सब मिक्स हो गए, कहीं और ही कुछ दिख ही नहीं रहा है घर जाके, समझ रहे हो, कौन से उससे लिखो कि साफ दिखे, यहाँ लिख रही हूँ मैं डोल ड्रम, डोल ड्रम, ठीक है, क्लियर है, अनुभव क्लियर है, ठीक है जी। अब 0 डिग्री पे तो डोल ड्रम आ चुका है, लाइब्रेरी की वेट करना, इनको कहना थोड़ी देर, कमान थोड़ा आ चुका है, कब हुआ, 4 दिन पहले हुआ, फिर मैं घर में था, चलो नाम क्या आपका, हाँ जी हो जाएगा, QR कोड पूरा मेरे पास 300 गूगल है ना, 400 क्या है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अजय कुमार बताया आपने अपना नाम, अजय कुमार, आपने ऑनलाइन दिया है, आपकी आई थिंक 9 कब 8-7 को ख़त्म हो चुका है, महीना कब हुआ है मेरा 5 को,
आप मुझे ऑनलाइन जो किया वो एक बार चेक करवा दो। आपका सीट नंबर क्या है आज? मेरा 73 73 जी। 300 ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, डोलड्रम क्लियर हो गया आपको, 0 डिग्री को क्यों डोलड्रम कहा जा रहा है। अब हॉर्स लैटिट्यूड की बात आती है ना, तो 30 डिग्री जो है ना नॉर्थ, ठीक है, या 30 डिग्री साउथ, इसे डोलड्रम का हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। क्यों? आपको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ से प्रेशर थोड़ा उस तरफ चला जाता है, यहाँ से प्रेशर थोड़ा उस तरफ चला जाता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, हवा चलती नहीं है। क्लीन है ना, क्लीन है, ये क्लीन स्काई, हवा यहाँ भी नहीं चलेगी, इधर की यहाँ चल रही है, इधर की यहाँ चल रही है, समझ रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल काम कंडीशन होगी, काम कंडीशन, समझ रहे हो, हवा चल ही नहीं रही है। 0 डिग्री में कंसेप्ट अलग था ना, यहाँ अलग था, समझ रहे हो। यहाँ अलग क्यों, मैं बताती हूँ आपको। देखो आज के ज़माने में ओला, उबर, जुगनू, ये वो है ना, है, उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, है ना। तो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ है ना, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जो है ना, लोग व्यापार करने जाया करते थे, ठीक है, व्यापार करने जाया करते थे। तो उस टाइम पे ऐसा हवाई जहाज भी नहीं थे, कश्तियों में निकला करते थे। कश्तियों में जब निकलते थे तो साथ में घोड़े भी रखते थे कश्तियों में अपने। क्यों? क्योंकि जो सामान व्यापार के लिए लेके जा रहे हैं या व्यापार करके लाना है वहाँ से, उनको ढोने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए या कोई जानवर चाहिए, ठीक है। घोड़े भी बिठा लिए, खुद भी बैठ गए और खूब सारा सामान भी बिठा लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ तो हवाएं चल रही हैं, जहाँ जहाँ हवाएं चल रही हैं, तो हवाओं के बहाव से किश्ती इजीली चलती है, समझ रहे हो। हवाओं के तो चप्पू भी इजीली चलता है ना। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ में पहुँचते थे, बेचारों के चप्पू जितना मर्जी चप्पू चला रहे हैं हो ही नहीं, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही है, किश्ती हिल ही नहीं रही है। तो उनको क्या लगता था कि इस जगह पे क्या है, हमारे पास भार भी ज़्यादा है, भार ज़्यादा ना हो फिर चल सकती है ना कश्ती, भार भी ज़्यादा है, हवा का बहाव भी नहीं है, हवा का दबाव भी नहीं है जो उनको ले सके आगे। तो होता क्या था, अपने घोड़ों को उतार के नीचे फेंक देते थे वो, समझ रहे हो। भारी लगता था उनको, अब खुद को थोड़ी कूदेंगे तो घोड़े को फेंकेगा आदमी, ठीक है। तो बस इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड रखा गया है, समझे मेरी बात, ठीक है। हाँ जी, ट्रेड विंड्स जो बोलते हैं, हाँ आई थिंक इसी को बोलते हैं, नहीं 0 डिग्री को बोलते हैं ट्रेड विंड। मेरे को एक बार चेक करने दो। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, और 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं डोलड्रम, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल काम कंडीशंस होती हैं। पता है आपको काम कंडीशंस क्यों होती हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है जी। 60 डिग्री पे कुछ नहीं है, बस ये 2 नाम थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको डोलड्रम। आपको भारती जी आपके कमीशन में हॉर्स लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ गए। 30 डिग्री नॉर्थ जो है इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अब देखो एक नाम होता है ITCZ, एक ITCZ, इसको आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में कहेंगे अंत उष्ण कटिबंधीय, अंत या अंत कुछ ऐसे करके लिखा है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण कटिबंधीय लिखना पड़ेगा मुझे, लिख लोगे खुद, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कन्वर्जेंस से आप क्या समझते हो, पहले मुझे ये बताओ। कन्वर्जेंस यानी टकराना। आपको नहीं लगता कि ये जो 0 डिग्री का आपका लैटिट्यूड है या 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे ये आपस में टकराएंगी इधर, है ना,
टकरा पाते नहीं हालांकि, क्योंकि ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन कन्वर्जेंस की कंडीशन तो बन रही है ना, इसीलिए 0 डिग्री इक्वेटर जो है इसे ITCZ भी कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझे मेरी बात, समझ गए? तो बस ITCZ आपको पता होना चाहिए, डोल्ड्रम आपको पता होना चाहिए, और ये हॉर्स लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ट्रेड विंड्स यार इसको बोलते हैं क्या नाम योगेश, जो ईस्टर्ली विंड्स है ना इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ठीक है? ट्रेड विंड्स ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं ट्रेड विंड, ईस्टर्ली विंड्स को, यानी कि 30 डिग्री 0 डिग्री है इसको नहीं बोला जा रहा है, विंड्स को बोला जा रहा है जो ईस्ट से होकर वेस्ट जा रही है, ठीक है? लिख लो, ईस्टर्ली विंड्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स। पूर्वा पवनों को ट्रेड हवा पवन भी कहा जाता है। अब ट्रेड को क्या बोलेंगे? व्यापार, व्यापारिक पवने? नहीं यार, ये वर्ड कुछ और यूज होगा, एक बार देख लो ट्रेड विंड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, गूगल कर लेना, ठीक है? लेकिन ट्रेड विंड्स आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्ली विंड्स को कहा जाता है। क्लियर है? एक बार टाइम बताओ। हाँ जी, 32। आगे का कल करते हैं, और ये भी कल ही करेंगे, दूसरी वाली क्लास भी, ठीक है, जो आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी की है। हाँ जी, व्यापारिक हवाएं, तो व्यापारिक हवाएं लिख लेना भाई, ठीक है? जो ईस्टर्ली पूर्वा पवने हैं इन्हें व्यापारिक हवाएं भी। आज उर्मिला को इतनी बातें याद आ रही है। उर्मिला की घर पे बात की, क्या बात करनी थी? कर लेना तो कर लेना। अब जो जिनके पास ऑप्शन है कि वो लाइब्रेरी में बैठ सके, वो लाइब्रेरी में बैठो, क्यों टाइम वेस्ट करना है घर पे? इनका नंबर ले लेना, उनको क्या पता कौन है योगेश? अच्छा ठीक है, नहीं तो योगेश गुंडा लड़का भी तो हो सकता है, कोई लफंगा लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है योगेश को, ना? वो बोलेंगे अच्छा योगेश, पर तो पक्का नहीं, पर अब इसको जानते, तब तो पक्का। चलो ठीक है, आपकी क्लास हो।